गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है और यूपी बोर्ड में आज 9 चैप्टर इकोनॉमिक्स का आय और रोजगार के निर्धारण ये चैप्टर्स जो है रिलेटेड बेरोजगारी से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पर हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में 80% लोग अधिकतर बेरोजगार हैं। कोई मौसमी बेरोजगार है तो कोई, जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें आदमी को साल के 12 माह में कुछ महीने काम मिलता है, बाकी के महीने वो फ्री बैठता है घर पे, उस पर कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि इसमें अधिकतर किसान, अब तो किसान लोग बाहर काम करने लगे हैं जाकर के। मोस्टली पहले के जमाने में क्या होता था कि किसान लोग जो हुआ करते थे उन्हें घर पर ही काम करना होता था, तो खेती का कार्य पूरी साल में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने होता था, बाकी के महीने वो फ्री बैठते थे। ऐसे ही एक कुल्फी वाला, कुल्फी का काम भी मौसम का काम है। जब तक वो कुल्फी बनाना जानता है, सिर्फ मौसम में ही तो कुल्फी बेचेगा, गर्मियों में जाड़ों में कौन कुल्फी उसकी खाएगा। तो मौसमी बेरोजगारी है उसके लिए। गर्म कपड़े बेचने वाला है ना, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। तो उसी में हम आज पढ़ेंगे बेरोजगारियों के स्तर। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, कीन्स की प्रभावपूर्ण मांग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। कीन्स फादर हुए हैं। कीन्स, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको कि कीन्स ने एक संकल्पना अपनी बनाई थी, तो कीन्स फादर थे। तो कीन्स की प्रभावपूर्ण मांग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। प्रभावपूर्ण मांग उस संपूर्ण व्यय को व्यक्त करती है जो कि रोजगार के किसी संतुलन स्तर पर, यानी कि किसी रोजगार के संतुलन स्तर पर किए गए कुल उत्पादन पर किया जाता है। यानी कि कुल उत्पादन जो हुआ है, उस उत्पादन को करने में हमने कितने रुपए व्यय किए हैं उसको दर्शाता है, वही प्रभावपूर्ण मांग होती है। यदि हम इसे फॉर्मूले के यानी कि सूत्र के हिसाब से करें तो इसका सूत्र होता है ई कैपिटल डी स्मॉल, ई डी बराबर सी प्लस आई प्लस जी, जहां पर ई डी बराबर प्रभावी मांग, सी बराबर कुल उपभोग, आई बराबर कुल निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में, जी बराबर सकल सरकारी व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षणात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जैसा कि आज के युग में चलन है कि हर आदमी पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहता है और जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉय को कम से कम पैसा देकर के ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहता है। तो जो एम्प्लॉय होते हैं, जब वो अपने काम में उन्हें लगता है कि हम ट्रेंड हो गए और ये कंपनी हमें पैसा कम दे रही है, तो वह एक जगह से नौकरी छोड़ करके दूसरी जगह पर नौकरी देखने का कार्य करते हैं। और जब तक उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, पहली नौकरी छोड़ने से लेकर और दूसरी नौकरी मिलने तक का जो समय होता है, जो टाइम पीरियड्स होता है, वो बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तो वही लिखा है यहां, घर्षणात्मक बेरोजगारी का ही एक प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने, यानी नौकरी छोड़ दी उसने, और दूसरी नौकरी खोजने के बीच के समय को दर्शाता है कि कितना समय हमें लगा दूसरी नौकरी खोजने में। इस प्रकार इसे कभी कभी खोज बेरोजगारी भी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी पूछा जाए आपसे, यदि खोज बेरोजगारी भी पूछा जा रहा है तो भी आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है? प्रभावी मांग से क्या अभिप्राय है? किसे कहते हैं? एक ही बात होती है। प्रभावपूर्ण मांग या प्रभावी मांग वह बिंदु स्तर है जहां कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं जिस बिंदु पर, उसी को हम प्रभावपूर्ण मांग या प्रभावी मांग कहते हैं। यह बिंदु सदैव पूर्ण रोजगार का घोतक नहीं होता, यानी कि यह गारंटी नहीं है कि जहां पर प्रभावी मांग है वहां हर व्यक्ति को रोजगार होगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मांग और सप्लाई अलग है, रोजगार अलग है। पूर्ण रोजगार का घोतक नहीं होता, किंतु किसी विशेष
पर एक बिंदु ऐसा अवश्य होता है जहां मांग और पूर्ति साम्य की दशा में होते हैं, यानी बराबर होते हैं। उपभोग फलन से आपका क्या आस है? आय के बीच फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। यानी कि उपभोग है जो हमने वस्तुओं का उपभोग किया है, उस पर हमने जो पैसा खर्च किया है उसे हम उपभोग कहते हैं। और हमारी जो आय है उन दोनों के बीच में जो फलनात्मक संबंध है उसी को हम उपभोग फलन कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है। उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है? उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करती है। यानी कि हमने कितना व्यय किया उपभोग पर कुल, और हमारी राष्ट्र की आय कितनी है, वो उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात होती है। यानी कि हमने जो बचत की है उसमें परिवर्तन कितना हुआ और आय में हमारी में कितना परिवर्तन हुआ, उसका जो अनुपात निकल के आता है उसी को हम सीमांत बचत अनुपात कहते हैं। निवेश क्या है? निवेश से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनके द्वारा पूंजीगत पदार्थों, यानी निवेश क्या है? निवेश हमारा आशय उन व्ययों से है जिनके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे कि मशीन, औजार, कच्चा माल, भवन आदि में वृद्धि की जाती है। अब आपकी समझ में यदि ऐसे नहीं आया तो कॉमर्शियल जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी तरीके से समझ लीजिएगा कि ऐसे व्यय जिनसे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजमेंट होता है हमारा, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या होता है? यदि हमने मशीन खरीदी या भवन खरीदा या औजार खरीदे या कच्चा माल खरीदा तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, एसेट्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि हो गई। पूर्ण रोजगार से आपका क्या अभिप्राय है? पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार का मतलब है यहां आदमी को, हर आदमी को नौकरी मिल जाए। तो वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर, यानी कि प्रचलित जो मजदूरी की दर चल रही है उस प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे काम करना ही करना है, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर पे रोटी नहीं बनेगी, तो वह मजदूरी की प्रचलित दर पर भी कार्य कर लेगा, और जिसके यहां भरा पेट है तो वो नहीं करेगा। यानी कि इच्छुक व्यक्ति का यहां तात्पर्य है कि योग्य भी और इच्छुक भी फिर भी कार्य नहीं मिल रहा तो वो बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है समग्र मांग से क्या अभिप्राय है? समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करने को तैयार हैं। यानी कि जो भी देश के, पूरे देश के निवासी हैं वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो भी व्यय करते हैं, है ना, उसे हम समग्र मांग कहते हैं। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी तो आपको भी मैंने बताई कि जब किसी अर्थव्यवस्था में उन सभी लोगों को जो कार्य करने के इच्छुक तथा योग्य हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। देखिएगा, जैसे कि मान के चलिएगा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को उसके लिखा पढ़ी से रिलेटेड कार्य नहीं मिले, कंप्यूटर इंजीनियर को यदि कंप्यूटर का वर्क नहीं मिल रहा, जो भी उसकी सैलरी है, जो नॉर्मली सैलरी सरकार ने तय कर रखी है, उस सैलरी पर भी कार्य नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी कहलाएगी। ऐसे ही पढ़े लिखे व्यक्ति को पढ़ाई के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से यदि कार्य नहीं मिल रहा तो भी बेरोजगारी होगी। यानी कि जो भी प्रचलित मजदूरी है उस पर उसे कार्य नहीं मिल रहा। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? जब किसी अर्थव्यवस्था में शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति को हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी का वह स्वरूप होता है जो कि लंबे समय तक चलता है, जो अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण आती है। यानी संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वो जब अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव होता है उसके कारण होती है, और यह बेरोजगारी लंबे समय तक चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों का वर्णन कीजिए।
अनैच्छिक बेरोजगारी का वह स्वरूप होती है जिसमें कि जो मजदूर हैं वह प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए योग्य हैं, सक्षम हैं एवं कार्य करने के इच्छुक हैं, फिर भी उन्हें मांग में गिरावट के कारण या अन्य किसी कारण से उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि जब व्यक्ति तैयार है मजदूरी पर कार्य करने के लिए, व्यक्ति मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है, सक्षम है, योग्य भी है, फिर भी उसको प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि इसके कारणों का वर्णन कीजिए। तो अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण क्या है? तो हेडिंग है अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण। अनैच्छिक बेरोजगारी निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। नंबर 1, मांग में गिरावट के कारण उत्पादन घटता है। जब कोई मांग जो है हमारी मांग कम हो जाएगी, तो मांग कम हो जाने पर क्या होगा? उत्पादन स्तर घट जाएगा, और उत्पादन स्तर कम हो जाने पर मजदूर, जब माल ही नहीं बनेगा तो मजदूरों की संख्या नहीं होगी। जब मजदूरों की संख्या नहीं कम चाहिए होगी हमें, तो प्रचलित मजदूरी दर पर भी लोगों को कार्य नहीं मिलेगा। नंबर 2, मशीनीकरण और स्वचालन के कारण। आजकल मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो जो लोग लगे होते थे, श्रम की जरूरत हमें जो होती थी, वो अब श्रम मशीनों से कराया जाता है, जिसके कारण भी मजदूरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। नंबर 3, उद्योग परिवर्तन के कारण। जब उद्योगों में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति जो उस काम में निपुण है उसको वह कार्य नहीं मिल पाता, इस कारण से भी व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाती है। नंबर 4, न्यूनतम मजदूरी कानून के कारण। कंपनियों अधिक श्रमिकों को नहीं रख पाती। न्यूनतम मजदूरी का जो कारण है उसके कारण भी श्रमिकों को, ज्यादा को नहीं रखती, क्योंकि ईपीएफ, पेंशन फंड, बीमा आदि लोगों के लिए कराने होते हैं। कानून है हमारा श्रम कानून में। नंबर 5, श्रम संघों के दबाव के कारण मजदूरी दरें लचीली नहीं होती। श्रम संघ के जो कानून है, मैंने जैसे भी बताया कि कंपनी लॉ होती है जैसे, वैसे ही लेबर लॉ भी है। तो लेबर लॉ के जो संघ हैं श्रमिकों के, उनके कारण भी मजदूरी दरें लचीली नहीं होती, जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मजदूरों की संख्या लगातार घटती जाती है, जिसके कारण लोगों को कार्य नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उपभोग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? यह क्वेश्चन कभी कभी घुमा के आ जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है? तो देखिएगा, आय में परिवर्तन के कारण, आय में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण उपभोग में भी परिवर्तन हो जाता है। जब आदमी की आय बढ़ती है तो उसके उपभोग में नॉर्मली परिवर्तन होने लगता है, या तो वो महंगी वस्तुओं का प्रयोग करना चालू कर देता है या वस्तुओं का ज्यादा क्वांटिटी में उपयोग करना चालू कर देता है। अर्थात आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। जब आय में कमी होती है तो उपभोग में भी कमी होती है, यानी कि उपभोग भी घट जाता है, क्योंकि जब आपकी इनकम कम होगी तो आप वस्तुओं को अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे। जब आय बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की अननेसेसरी यूज करना चालू हो जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन जो होते हैं, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, अब यह कुल अतिरिक्त आय का वह है जिसका लोग उपभोग में वर्णन प्रयोग करते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना उपभोग में हुई वृद्धि तो आय में वृद्धि से विभाजित कर देना चाहिए। फॉर्मूला दिया हुआ है, एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा बाई। यहां एमपीसी का मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, डेल्टा सी बराबर उपभोग में कमी या वृद्धि, डेल्टा बाई आय में कमी या वृद्धि।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत में जो उपभोग के बाद शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आय जो होती है, आय का जो भी भाग हम अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खर्च कर देते हैं, वह भाग व्यय कहलाता है। जबकि जो आय का भाग बच जाता है उसे हम बचत कहते हैं। जो भी भाग हम अपनी आवश्यकताओं को उपभोग करने के बाद शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। बचत भी आय का भाग होता है। बचत में जो परिवर्तन होता है उसी को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब हमें फॉर्मूले के द्वारा, यदि सूत्र के द्वारा हम देखें तो हम कह सकते हैं एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा बाई। एमपीएस मीन्स हिंदी में सीमांत बचत प्रवृत्ति, डेल्टा एस बराबर बचत में वृद्धि या कमी, सेविंग एस का मतलब, डेल्टा बाई आय में वृद्धि या कमी। नेक्स्ट एमपीसी बराबर प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। कहीं एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1 या एमपीसी 1 माइनस एमपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितव्ययता का विरोधाभास क्या है। मितव्ययता का विरोधाभास क्या है? एक कही जाती है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू हो जाए, यह कोई गारंटी नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो दूसरों के साथ भी होगा। यानी कि वही कहने का बात है कि जो एक परिवार के लिए कही जाती है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में सही यह आवश्यक नहीं है। एक में आय उसके वैसे अधिक होने चाहिए, आय जो है वो उसके वैसे हमेशा अधिक होनी चाहिए। यदि व्यय ज्यादा होगा तो फिर कहानी चितार्थ हो जाएगी। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, तो वही चितार्थ हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए कि आय ज्यादा होनी चाहिए खर्चे से, तो खर्चे से होनी चाहिए खर्चे से, तो खर्चे को पूरा करने के बाद में जो भी शेष राशि बचेगी वो बचत कहलाएगी, है ना, बचत करनी चाहिए। किंतु यदि अर्थव्यवस्था में से बचत के यानी कि हर बचत करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? जब सभी बचत करने लगेंगे तो क्या होगा कि उत्पादन घटने लगेगा, क्योंकि जब सभी बचत करेंगे तो वस्तु कौन खरीदेगा, सेवा कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। जब वस्तु और सेवा ही नहीं ली जाएंगी तो लोगों की इनकम अपने आप कम हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल में वृद्धि नहीं हो जाएगी। जब तो अर्थव्यवस्था में बचत के मूल्य में वृद्धि, क्योंकि बचत के आय का स्तर कम है, जिसके परिणाम स्वरूप बचत का स्तर ही गिर और अर्थव्यवस्था में कुल बचत में कमी आ जाएगी। इसी को बचत या मितव्ययता का विरोधाभास नियम कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।